गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी बच्चे घर पर अच्छे से वर्कशीट्स कर रहे हैं। अभी तक की सोशल साइंस की लास्ट वर्कशीट में हमने ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण को कंप्लीट किया। हमने ये देखा कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का जो मतलब है कि हम किसी भी वस्तु, सामान, सेवाएं, थॉट्स, इवन थॉट्स को भी, विचारों को भी कई देशों के बीच में आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये वैश्वीकरण था। आज का जो हमारा चैप्टर है ये हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से है, जिसे इंग्लिश में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बोलते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 31, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी रिलेटेड है, जो हमने लास्ट वर्कशीट में कवर किया। ग्लोबलाइजेशन में हमने ये देखा कि यहाँ पर विचारों का भी आदान प्रदान होता है। उसी तरीके से जो यूरोप में राष्ट्रवाद डेवलप हुआ वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि धीरे धीरे वर्ल्ड के कई हिस्सों में भी ये पहुंचा। हमने अपनी पहले की वर्कशीट्स में ये भी देखा कि किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना भारत में भी डेवलप हुई और जिसके कारण हमें 1947 में आज़ादी यानी कि इंडिपेंडेंस मिली। तो जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपकी बुक में एक पिक्चर दिखाई देती है। ये वो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस इज़ अ पेंटिंग। ये एक पेंटिंग है। किसने ये पेंटिंग बनाई है? ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है और अपने विचारों को इस पेंटिंग में दिखाया है। ये जो पेंटिंग है इसको हम बोलते हैं कि ये एक उटोपियन पेंटिंग है। उटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक। अब इसे काल्पनिक क्यों बोला गया है, पहले आप इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में समझिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या ये काल्पनिक पेंटिंग है या नहीं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एक पिक्चर है, ये जो एक पेंटिंग है, इसमें एक पिक्चर बनाई गई है कि यहाँ पर एक श्रृंखला है। एक लाइन से लोग, ये देखिए, एक लाइन से कई बड़ी लंबी कतार में आप यहाँ पर देखिए, ये लंबी कतार में लोग खड़े हुए हैं। बहुत लंबी कतार है ये। और ये सब किसके पास आ रहे हैं? ये सब आ रहे हैं स्वतंत्रता की प्रतिमा की तरफ। ये देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमा की तरफ आ रहे हैं। अब ये जो लोग हैं, ये लोग यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लोग हैं। इसमें देखिए सभी तरीके का मतलब ये है, औरतें भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर लाइन में हैं। बड़ी लंबी पंक्ति है और ये सब स्वतंत्रता की प्रतिमा की तरफ इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ऑल दीज पीपल वांट इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। क्योंकि ये सभी लोग क्या चाहते हैं? फ्रीडम चाहते हैं। अब ये स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है, ये देखिए एक वुमेन फिगर है, एक फीमेल फिगर है। फीमेल इसीलिए है क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार जो थे वो आज़ादी को महिलाओं के रूप में प्रदर्शित करते थे। अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए या अपनी किसी भी चीज़ के ज़रिए विमेन को फ्रीडम से पर्सोनिफाई करते थे। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में एक ज्ञानोदय की मशाल है, यानी कि टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। और दूसरी तरफ क्या है? एक चार्टर है। चार्टर किस चीज़ का है? अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल, राइट ऑफ द मैन। तो ये जो हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये हमारा ज्ञान का संचार करेंगी, हमारा ज्ञान हमें एनलाइटन करेंगी, हमें जागरूक करेगी और हमें क्या देंगी? ये देंगी राइट्स। जो अभी तक हमारे जब जो फ्रेंच सोसाइटी है, जो यूरोपियन सोसाइटी है, वो अभी तक कैसी सोसाइटी है? जहाँ पर इनइक्वालिटी है, जहाँ पर राजा का ही शासन है, लोगों के पास बिल्कुल ज़्यादा राइट्स नहीं है। इवन उन लोगों के पास बिल्कुल राइट्स नहीं है जो कि गरीब वर्ग के हैं। तो ये सभी लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दे वांट राइट्स। उन्हें अधिकार चाहिए, उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। इसीलिए ये सभी लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ दैट देयर इज़ अ लाइन ऑफ पीपल जो कि कहाँ की तरफ आ रहे हैं? सेकेंड थिंग, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास फॉर द राइट्स। फिर हम देख रहे हैं थर्ड चीज़। यहाँ पर देखिए, सबसे थोड़ा नीचे आ जाइए, ये क्या पड़ा है? यहाँ पे देखिए राजा का मुकुट भी दिखाई दे रहा है। कुछ टूटे फूटे अवशेष पड़े हुए हैं बिल्डिंग के। तो
यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ज़मीन पे निरंकुश संस्थान, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये ज़मीन पर जो निरंकुश संस्थान, निरंकुश क्या होता है, मीन्स ऐसी सरकार या ऐसा शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, कोई कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे राजा ने जो डिसीज़न लिया वो लास्ट डिसीज़न है, लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर निरंकुश शासन टूट गया है, लोगों ने उस शासन को ख़त्म करने के लिए उसको तोड़ दिया है, यहाँ पर उसके अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर थर्ड चीज़ ये देख रहे हैं कि जो एब्सोल्यूटिज्म है, जो निरंकुश शासन है, वो ख़त्म हो रहा है। लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, दे वांट फ्रीडम, उनको आज़ादी चाहिए, उनको राइट्स चाहिए, इसीलिए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं। और ये ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ संत हैं, यहाँ पर मसीहा हैं, ईसा मसीह हैं, संत हैं, कुछ फरिश्ते हैं। और इस पेंटिंग, ये जो पेंटिंग में दृश्य दर्शाया गया है, इस दृश्य पर अपनी ऊपर स्वर्ग से क्या कर रहे हैं, नज़रें जमाए हुए हैं। ये चीज़ इसमें दिखाई गई है कि इस इंसिडेंट्स को देखकर गॉड भी क्या है, खुश हैं। सो दिस इज़ द पेंटिंग मेड बाय फ्रेडरिक सॉर्यू। चित्रकार ने उनका प्रयोग दुनिया के राष्ट्र के बीच भाईचारा, गॉड इज़ फॉर एवरीवन, जो गॉड है यहाँ पे दिखाया गया है कि फ्रेटर्निटी, देखो ऊपर लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि सभी लोग भगवान या ईसा मसीह को या ईश्वर को मानते हैं, और ईश्वर इस दृश्य की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, they are basically going forward towards to the statue of liberty in the demand of rights। किस चीज़ के लिए, राइट्स के, अधिकारों के मांग के लिए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं, या अपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं। और किस चीज़ का इन्होंने किस चीज़ की यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, वो है ये देखिए नीचे क्या है, निरंकुश शासन की जो इंस्टीट्यूट्स थे, बिल्डिंग्स हैं, वो टूट गई हैं। ये फ्रेडरिक सॉर्यू ने अपने पेंटिंग में दिखाया है। सो दिस इज़ द पेंटिंग। ये हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है कि हम अब जो इस चैप्टर में है वो कुछ थोड़ा थोड़ा इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जो यूरोप के राजनीतिक और मानसिक संसार में भारी परिवर्तन लाई। अब ये जो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की भावना के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेडरिक सॉर्यू की पेंटिंग में, हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक फीलिंग है, एक भावना है फॉर द नेशन। इट्स अ फीलिंग फॉर द नेशन दैट वी ऑल आर यूनाइटेड, दैट वी ऑल आर वन। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपना इंडियन फ्लैग देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडियन फ्लैग बिलोंग्स टू एवरीवन, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहते हों या फिर केरला या तमिलनाडु में रहते हों, इंडियन फ्लैग बिलोंग्स टू एवरीवन। इसीलिए सभी लोग क्या हैं, एकजुट हैं। राष्ट्रीयता की भावना है लोगों के बीच में। तो जब तक लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी तब तक आप किसी देश का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप देश का निर्माण करते हैं जहाँ पर लोगों के बीच में भाईचारा या राष्ट्र के प्रति कोई भी भावना नहीं है, तो वो देश ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, और वहाँ पर लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, और देश क्या होगा, राष्ट्रीयता के नाम पर अलग, राष्ट्रीयता के बिना नहीं चल सकता। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि ये लोग सब एकजुट क्यों हुए हैं, बिकॉज दे हैव द फीलिंग फॉर द नेशन एंड दे वांट देयर नेशन वेयर दे बेसिकली हैव देयर राइट्स। आप उस राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर उनके पास भी कुछ अधिकार हों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि यूरोप के जो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर अब नए राष्ट्रीय राज्य का उदय होगा। यही हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से इस तरीके के जो निरंकुश शासक थे, जिनके निरंकुश शासक थे,
ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये जो हमने देखा संस्थानों के मलबा पड़ा हुआ है, ये बिखरे टूटे पड़े हैं, ये शासन अब ख़त्म हो जाएगा और क्या शुरुआत होगी, राष्ट्र राज्यों की स्थापना होगी, जहाँ पर लोगों के बीच में क्या होगा, फीलिंग होगी कि वो सभी लोग एक हैं और एकजुट होकर वो किसके खिलाफ लड़ाई करेंगे, निरंकुश राजा या शासक के खिलाफ लड़ाई करेंगे। इसकी शुरुआत 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति या राष्ट्रवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जब भी हम राष्ट्रवाद या हम नेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे तो उसकी शुरुआत यहीं से फ्रेंच यानी कि फ्रांस से होती है। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक, पॉलिटिकल और संवैधानिक बदलाव आए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कि पहले सारा का सारा राइट्स किंग के पास होते थे और अब ये राइट्स किसके पास होंगे, अब ये राइट्स लोगों के पास होंगे। ये जो बदलाव आया उनसे प्रभुसत्ता, राजतंत्र यानी कि जो राजा का शासन था वो ख़त्म होकर अब जो पावर है, जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ गई। ये देखिए ये लोग हैं फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। यही फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जब सत्ता, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, क्रांति जब चेंज आया और चेंज क्या आया कि पावर जो थी, जो सत्ता थी वो राजा के हाथ से निकलकर किसके हाथ में आ गई, लोगों के हाथ में आ गई। कैसे, अब हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्रांति ने, ये जो रेवोल्यूशन था, इसने ये घोषणा कर दी थी कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वह ही उसकी नियति तय करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके की गवर्नमेंट या सरकार होगी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट फ्रेंच ओनली, हम सिर्फ फ्रांस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे यूरोप के कई सारे देशों के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। ये धीरे धीरे रेवोल्यूशन फ्रांस से निकलकर अलग अलग देशों में पहुंचा। इन परिवर्तनों से यूरोप के बहुराष्ट्रीय जो वंशीय सम्राट चलते आ रहे थे, राजा के बेटा राजा, राजा का बेटा राजा चलते आ रहे थे, उसके स्थान पर अब राष्ट्र राज्य का उदय होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसके कारण क्या थे। पहला था, जैसा कि अभी मैंने बताया, निरंकुश शासन व्यवस्था जो लोगों को बहुत ज़्यादा दबा रही थी, वो शासन व्यवस्था, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि लोग क्या चाहते थे, लोग क्रांति चाहते थे, रेवोल्यूशन चाहते थे। नए विचार उभर कर सामने आ रहे थे, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमें ध्यान रखना है। ये मोटो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। सभी बच्चे इसे ध्यान से समझें। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द मोटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप बताएंगे जो 3 बड़े शब्द हैं, ये इसी का, इन्हीं चीज़ के लिए लोगों ने क्रांति की, स्वतंत्रता के लिए, समानता और बंधुत्व। अब एक नया वर्ग इमर्ज हो रहा था, एक शिक्षित वर्ग उभर कर आ रहा था जो ये बदलाव चाहता था, जो सालों से ये चला आ रहा था, जो कि राजा के बाद राजा हो, उसी के नियम कानून माने जाएं। ये सब शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग बदलना चाहता था और इन सब कारणों की वजह से क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है या राष्ट्रवाद का उदय होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस दे सकते हैं, जिस पर हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। आई होप सो अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने 2 इंसिडेंसेस पढ़े हैं। पहला फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है और दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय। थैंक यू सो मच।